चीज आने वाले समय में डिजिटल कॉमर्स को रिवॉल्यूशनराइज कर देंगी। लेकिन आज जितनी तेजी से इसकी वैल्यू गिर रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो डिजिटल करेंसी के रूप में बिटकॉइन का सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है। खैर, यहाँ हमारा मकसद क्रिप्टो को डिस्कस करना नहीं है। हम बस इतना कह रहे हैं कि जिस रिवॉल्यूशन का सपना सिलिकॉन वैली के पंडित्स पूरी दुनिया को दिखाते आए हैं, उसको सही मायने में आज अगर किसी ने इम्प्लीमेंट किया है तो वो है इंडिया। जी हाँ दोस्तों, और इंडिया ने ऐसा किया आजाद भारत के सबसे बड़े रिवॉल्यूशन कहलाने वाले यूपीआई के द्वारा। आज पूरी दुनिया इंडिया के इस रिवॉल्यूशनरी इनोवेशन की चमचमाती सक्सेस स्टोरी पर गौर फरमा रही है। आज 30 से भी ज्यादा देश यूपीआई को अडॉप्ट करने के लिए अपना इंटरेस्ट जाहिर कर रहे हैं। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, यूएई, वियतनाम, कंबोडिया और भूटान यूपीआई पेमेंट्स को ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हैं। हाल ही में इसको फ्रांस ने भी अपने यहाँ वेलकम किया है। फ्रांस के थ्रू यूरोपियन यूनियन में एंटर करना यूपीआई के लिए एक बड़ी जीत बताई जा रही है। यहाँ तक कि फ्रांस केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की ऐसी पहली कंट्री है जिसने इस इंडियन मैकेनिज्म को अपने यहाँ एक्सेप्ट किया है। तो दोस्तों, यहाँ एक सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले समय में ग्लोबल फाइनेंस का बादशाह यानी यूएसए भी इसको अडॉप्ट कर सकता है, या यूएसए के पास इससे बेहतर कोई मैकेनिज्म है? कुछ लोग कहते हैं कि यूएसए इंडिया के यूपीआई को हेट करता है। यदि ये सच है तो आखिर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपीआई की ग्लोबल सक्सेस से यूएसए को ग्लोबल पेमेंट इकोसिस्टम में अपने डोमिनेंस छिन जाने का डर हो? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को डिटेल में डिकोड करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है, और इस मुद्दे से जुड़े हुए सवाल यूपीएससी मेंस के जीएस 2 के आईआर सेक्शन में और जीएस 3 के इकोनॉमी में पूछे जा सकते हैं। वीडियो के अंत में हम इसके बारे में और भी बातें करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इम्पॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी आईक्यू ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900 प्लस आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी यूपीएससी का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। एंड जस्ट टू मेंशन, ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों, बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 30 सितंबर मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी यूपीएससी की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी आईक्यू के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। कहानी है 2008 की। इंडिया में कुल 10% लोगों के पास ही अपने बैंक अकाउंट्स हुआ करते थे, क्योंकि तब तक बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए 3,000 से 4,000 रुपए का मिनिमम डिपॉजिट जरूरी होता था। यानी डिजिटल पेमेंट्स तो दूर, उस समय देश का एक मेजर हिस्सा देश के फाइनेंशियल सिस्टम में भी इंक्लूडेड नहीं था। यानी हमारी पॉपुलेशन का ये सेगमेंट गवर्नमेंट से किसी भी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट भी एक्वायर नहीं कर पा रहा था, और ना ही देश की इकोनॉमी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दे पाता था। इसको सॉल्व करने के लिए 2008 में आरबीआई ने अपनी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई को मुंबई में सेटअप किया। उसी साल देश में आधार को भी लॉन्च किया गया। यहाँ आपको बता दें कि 2011 में इंडिया में ऑन एन एवरेज एक यूजर साल में कुल 6 डिजिटल ट्रांजैक्शंस करता था। उस समय यूएसए के वीजा और मास्टरकार्ड जैसे जायंट्स इंडियन मार्केट को डोमिनेट करते थे। लेकिन कार्ड पेमेंट सिस्टम अपने कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, हाई ट्रांजैक्शन चार्जेस और प्राइवेटाइज सेटअप के साथ इंडिया के बॉटम स्ट्रेटा में बहुत ज्यादा मेनस्ट्रीम नहीं हो पाया। ऐसे में सबसे पहले एनपीसीआई ने 2012 में अपना रुपे कार्ड लॉन्च किया। उसके बाद इसको इंडिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए 2014 में गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को लॉन्च किया, जिसके तहत देश भर में लोगों के जीरो बैलेंस के बैंक अकाउंट्स खुलवाए गए।
जनवरी 2015 तक देश में बैंक अकाउंट्स की संख्या 125 मिलियन और जनवरी 2021 तक आते आते ये नंबर 416 मिलियन के मार्क को भी क्रॉस कर गया। खैर अब एनपीसीआई का एक लास्ट स्टेप बाकी था और वो था इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए रिवॉल्यूशनरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा यूपीआई ने। जी हाँ दोस्तों, 2016 में एनपीसीआई ने देश में अपना यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई लॉन्च किया और इंडिया में यूपीआई की इस ट्रेमेंडस सक्सेस में डीमोनेटाइजेशन, जियो के सस्ते इंटरनेट और हाल ही में हुए पैंडेमिक ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। 2020 के कंपैरिजन में 2021 में इस सिस्टम ने 81% का मैसिव ग्रोथ रेट अचीव किया। इतना ही नहीं, 2022 में ये ट्रांजैक्शंस 1 ट्रिलियन के मार्क को भी क्रॉस कर गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज देश में हर सेकंड 10,000 से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर यूं ही चलता रहा तो इंडिया की इंटरनेट इकोनॉमी 2030 से पहले ही $1 ट्रिलियन की वैल्यू टच कर सकती है। देश के पूरे पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को ही रीइन्वेंट करने के साथ साथ यूपीआई ने इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को और भी ज्यादा डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव बनाया है, जिसका आउटकम देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में दिखाई देता है। इसके इजी, सिक्योर, रिलायबल और इंटरऑपरेबल फीचर्स फास्टर और कन्वीनियंट ट्रांजैक्शंस अलाउ करते हैं, जिसकी मदद से लोग बहुत कम समय में ज्यादा खरीद और बेच पाते हैं। साथ ही इसके थ्रू फील्ड में और भी नए मार्केट प्लेस इमर्ज हो रहे हैं, यानी ये इंडियन पॉपुलेशन के लोअर चंक को देश के फाइनेंशियल सिस्टम को इंटीग्रेट कर अपने साथ साथ देश की ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। दोस्तों, इंडिया की ये टेक्नोलॉजी यूएस को किस तरह थ्रेटन कर रही है, इस पर तो हम आ ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये इंडिया के लिए एक और फ्रंट पर बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की। दोस्तों, इस पॉइंट की अक्सर बहुत ज्यादा बात नहीं की जाती, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये टेक्नोलॉजी हमारे फाइनेंशियल इकोसिस्टम से प्रिंटेड पेपर नोट्स को हटाकर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में भी बड़ा योगदान दे सकती है। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि पेपर नोट्स की प्रिंटिंग और अकाउंटिंग में हर साल 2.7 लाख करोड़ रुपीस यानी देश की जीडीपी का 2% हिस्सा कंज्यूम होता है। तो अगर प्रिंटेड मनी को मैनेज करने वाली इस ह्यूज मनी का एक फ्रैक्शन भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने में लगाया जाए तो इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ इस पूरे रिवॉल्यूशन को एक नए लेवल पर ले जाया जा सकता है। लेकिन शायद इंडिया की ये सक्सेस किसी को बहुत ज्यादा खटक रही है, और वो क्यों, आइए देखते हैं। दोस्तों, अब से कुछ साल पहले जब बात फाइनेंशियल इनोवेशन, टेक रिवॉल्यूशन या उसमें बिजनेस ग्रोथ की होती थी तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यूएस का नाम फ्लैश होता था। और हो भी क्यों ना, आखिरकार यूएस इतने लंबे समय तक दुनिया के फाइनेंशियल कंट्रोल का एपिसेंटर होने के साथ साथ एक अनडिस्प्यूटेड ग्लोबल लीडर भी रहा है। और जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, इसके पीछे उसकी करेंसी डॉलर का बहुत बड़ा रोल है। इसके बारे में हमने एक वीडियो डिटेल में बनाई है, इसे आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक कर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज जब कोरोना वायरस पैंडेमिक और यूक्रेन वॉर जैसी क्राइसिस के कारण डॉलर की ग्लोबल लीडरशिप पर बार बार सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसे में यूएस की फाइनेंशियल लीडरशिप भी डगमगाती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया की मैसिव डिजिटल ग्रोथ ने उसकी डिजिटल इकोनॉमी को एक नई उड़ान भरने का मौका दिया है। यूपीआई की डोमेस्टिक और ग्लोबल रीच का एक बड़ा श्रेय पैंडेमिक को भी जाता है, और कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूएसए इसको खतरे के रूप में देख रहा है। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, अमेरिकन सोसाइटी एक हाईली कैपिटलिस्टिक और प्राइवेटाइज्ड सोसाइटी है। बैंक्स और बड़ी बड़ी कंपनीज फाइनेंशियल मार्केट्स पर अपनी मोनोपोली रन करती हैं। उदाहरण के लिए कार्ड पेमेंट इकोसिस्टम में तो ह्यूज अमेरिकन जायंट्स यानी वीजा और मास्टर कार्ड काफी लंबे समय से बैंक्स और बड़ी बड़ी कंपनीज फाइनेंशियल मार्केट्स पर अपनी मोनोपोली रन करती हैं। उदाहरण के लिए कार्ड पेमेंट इकोसिस्टम में तो ह्यूज अमेरिकन जायंट्स यानी वीजा और मास्टर कार्ड काफी लंबे समय से ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को रूल करते आए हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में तो मेजॉरिटी ऑफ लोग इंस्टेंट पेमेंट के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसी कारण अमेरिकन पेमेंट इकोसिस्टम में ये कार्ड नेटवर्क्स एक वास्ट मोनोपोली एंजॉय करते हैं। कोई सूटेबल कॉम्पिटिटर ना होने की वजह से ये कार्ड नेटवर्क्स कंज्यूमर से बहुत ज्यादा हाई ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करते हैं। इस फी का अमाउंट ट्रांजैक्शन अमाउंट के 1 से 3% तक वेरी करता है। इसको एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट के नाम से जाना जाता है। अपने दबदबे को कायम रखने के लिए ये कार्ड नेटवर्क्स उनकी मार्केट्स में किसी को आसानी से एंटर नहीं करने देते हैं।
और इस हाई फी का भुगतान वहां के लोगों को करना ही पड़ता है। यानी इन दोनों जायंट्स की इस डुओपोली में यूएसए में अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम की ग्रोथ के साथ साथ देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन को भी हैम्पर किया है। और उनकी गवर्नमेंट भी इन कंपनीज पर कोई प्राइस रेगुलेशंस इम्पोज नहीं करती है। लेकिन इंडिया में ये इक्वेशन एकदम अलग है। यहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने यूपीआई और रुपए के डेबिट कार्ड से होने वाले ट्रांजैक्शंस के लिए एमडीआर यानी ट्रांजैक्शन फी को खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से आम लोगों के लिए इसकी अफोर्डेबिलिटी कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। यूपीआई और रुपए का ये अफोर्डेबल मैकेनिज्म इंडिया के लोअर स्टेटा तक बहुत तेजी से पेनिट्रेट हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि जीरो ट्रांजैक्शन फी होगी तो बैंक्स की पेमेंट कौन करेगा? तो दोस्तों 2021 में इससे होने वाले लॉसेस की भरपाई के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बैंक्स को 1300 करोड़ रुपीस पे किए हैं। और यही कारण है कि इंडिया में लगभग 70% डेबिट कार्ड्स आज यूपीआई ट्रांजैक्शंस यूज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ महीने पहले आरबीआई ने इस डायरेक्शन में एक और मास्टर स्ट्रोक अनाउंस किया है, जिसके तहत अब क्रेडिट कार्ड्स को भी यूपीआई से लिंक करने की बात की गई है। अगर ये स्टेप भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए और भी ज्यादा फ्रूटफुल होगा। लेकिन यूपीआई की जीरो कॉस्ट, इनोवेटिव और कन्वीनियंट ऑप्शन की वजह से इंडियन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मार्केट में कार्ड कंपनीज का इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से घट रहा है। इसी के चलते वीजा और मास्टर कार्ड ने कुछ समय पहले इंडियन गवर्नमेंट से शिकायत भी की है कि इनकी वजह से वो इंडिया में अपना बिजनेस सही से नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि रुपए और यूपीआई की वजह से उनको इंडियन मार्केट में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि 2018 में मास्टर कार्ड ने इसको लेकर प्रोटेस्ट भी किए, लेकिन आरबीआई ने इस प्रोटेस्ट के रिस्पांस में मास्टर कार्ड को बैन कर दिया। आरबीआई का कहना था कि मास्टर कार्ड इंडियन ट्रांजैक्शंस के डेटा को इंडिया में स्टोर नहीं करता है। ये एक ऐसा रूल है जिसको हर एक पेमेंट कंपनी को फॉलो करना ही होता है। एक सीनियर यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने तो इस बैन को ड्रैकोनियन भी कह दिया। लेकिन इस तरह के अनजस्टिफाइड क्रिटिसिज्म इंडियन रेगुलेटर्स की ग्रोथ को ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाए। कुल मिलाकर अब यूपीआई का ये अफोर्डेबल मैकेनिज्म इन कार्ड्स के नेटवर्क्स के कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को हर जगह चैलेंज करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो यूपीआई, वीजा और मास्टर कार्ड की लोकल और ग्लोबल दोनों लेवल की हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है। यही कारण है कि ये कंपनीज यूपीआई को अमेरिका में जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस नहीं होने देंगी। इसके अलावा यूपीआई अमेरिका के बैंकिंग जायंट्स के लिए भी एक बड़ा खतरा है। असल में यूपीआई फाइनेंशियल मार्केट में एक लेवल प्लेइंग फील्ड स्टैब्लिश करता है। जो भी बड़े या छोटे बैंक इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं वो एक तरह से सेम लेवल पर आ जाते हैं। इसकी वजह से कंपैरेटिवली नए और स्मॉलर बैंक्स को भी मार्केट में अपनी जगह बनाने का मौका मिल जाता है, जिसकी वजह से कुछ ह्यूज एस्टैब्लिश्ड बैंक्स का प्रॉफिट बटने लगता है। अमेरिका में बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी बैंक इस सेक्टर में मोनोपोली एंजॉय करते हैं। ऐसे में ये नहीं चाहेंगे कि यूपीआई के थ्रू कोई और बैंक उनकी मोनोपोली को चैलेंज करने लगे। दोस्तों, अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या यूएसए के पास अब तक यूपीआई जैसा कोई सिस्टम नहीं है? तो ऐसा नहीं है। यूएस के पास भी अपना फेडनाउ, ज़ेले या वेनमो जैसे कुछ सिमिलर मैकेनिज्म्स हैं। उदाहरण के लिए यूएस सेंट्रल बैंक के पास इंडिया के रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस सिस्टम जैसा एक ऑल्टरनेटिव है, जिसका नाम है फेडनाउ। उसी तरह ज़ेले अमेरिका के कुछ लेंडिंग बैंक्स के द्वारा डेवलप किया गया पेमेंट मैकेनिज्म है, जो केवल बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन से अलाउ करता है। दोस्तों, इन एस्टैब्लिश्ड पेमेंट मैकेनिज्म के ऊपर यूपीआई की जो सबसे बड़ी एज है वो है उसकी एक्सेसिबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी। यूपीआई एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जिसको आप किसी भी मोबाइल पेमेंट ऐप के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, और इसी कारण छोटे से छोटा मर्चेंट इसके थ्रू बड़े से बड़े बैंक की सर्विस को बिना किसी हर्डल के एक्सेस कर पाता है। लेकिन फेडनाउ कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन अलाउ नहीं करता है। उसी तरह कार्ड्स भी केवल कंज्यूमर टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन अलाउ करते हैं। उसके जरिए आप दो कंज्यूमर्स के बीच फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते। ज़ेले ऐप भी बैंक के अलावा किसी दूसरी पार्टी यानी मर्चेंट्स, पेमेंट ऐप या ई वॉलेट्स आदि के साथ ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं करता है। इसके अलावा यूपीआई के थ्रू आपको ट्रांजैक्शन के लिए केवल एक मोबाइल ऐप और दूसरी पार्टी की यूपीआई आईडी की जरूरत पड़ती है। ये यूपीआई आईडी उनकी मोबाइल नंबर या फिर क्यूआर कोड के थ्रू एक्सेस की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ फेडनाउ से ट्रांजैक्शन करने के लिए कंज्यूमर्स को अपने बैंक पोर्टल के थ्रू बैंक अकाउंट को एक्सेस करके रिसीवर की बैंक डिटेल्स डालनी पड़ती है, जिसके कारण इसकी यूटिलिटी बहुत स्लो और कम्बरसम हो जाती है। इतना ही नहीं, यूपीआई का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर
ट्रांजैक्शन की सभी पार्टीज जैसे कि बैंक, वॉलेट्स, मर्चेंट्स और कंज्यूमर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर एक साथ कनेक्ट करके इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस इंश्योर कर पाता है। इससे स्टेक होल्डर्स का कलेक्टिव मार्केट साइज बड़ा होने के साथ साथ ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। लेकिन वहीं FedNow बैंक्स को अपने फ्रेमवर्क की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा ट्रांजैक्शन फीस लेने के लिए इनकरेज करता है। यानी बैंक्स कस्टमर की कॉस्ट पर अपने लिए ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं। लेकिन यूपीआई की जीरो ट्रांजैक्शन फी उसके कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच को दर्शाती है। यूपीआई में जीरो ट्रांजैक्शन फी होने की वजह से इस टाइम मनी और अननेसेसरी फ्रिक्शंस रिमूव हो जाते हैं। कुल मिलाकर यूपीआई ने पेमेंट इंडस्ट्री के स्टेटस को कंज्यूमर्स और देश की इकोनॉमी के फेवर में डिसरप्ट किया है। यही कारण है कि गूगल ने कुछ समय पहले अमेरिकन गवर्नमेंट को यूपीआई जैसा सिस्टम अडॉप्ट करने की सलाह भी दी है। लेकिन शायद ये यूएस जैसे डेवलप्ड कंट्री की ईगो को सूट नहीं करता है। दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका की यूपीआई से इस अनबन का दूसरा बड़ा कारण स्विफ्ट है। डॉलर की हेजेमनी को एम्ब्रेस करने वाला ये सिस्टम यूपीआई का अगला सबसे बड़ा शिकार होता नजर आ रहा है। स्विफ्ट के हेजेमनिक हैंगओवर को दुनिया के सामने एक्सपोज करने का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है रशिया यूक्रेन वॉर। जैसा कि हम जानते हैं, स्विफ्ट के ट्रांजैक्शंस न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन सेंट्रल बैंक के थ्रू होकर जाते हैं। इस वजह से यूएस किसी भी देश को फाइनेंशियली आइसोलेट कर सकता है। पिछले दशक में ऐसा कई बार हुआ है जब स्विफ्ट के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाकर यूएस ने इसके मेंबर्स को लेकर अपनी मनमानी की है और हर बार इसका हर्जाना कहीं ना कहीं इंडिया को भी भुगतना पड़ा है। उदाहरण के लिए 2012 में अमेरिका ने जब ईरान को इस सिस्टम से कट ऑफ किया तब इंडिया को इसका काफी नुकसान हुआ, क्योंकि ईरान इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल पार्टनर है। उसी तरह जब इस सिस्टम से रशिया को कट ऑफ करने की बात हुई तब भी इंडिया को रशिया के साथ अपने बायलैटरल ट्रेड में काफी मुश्किलें आ सकती थी। वो तो शुक्र है कि यहाँ दोनों कंट्रीज ने प्रोकेटिव स्टेप्स लेकर अपने ट्रेड के लिए रुपी रूबल एक्सचेंज और बाकी दूसरे बाईपास मैकेनिज्म्स को डेवलप कर लिया। लेकिन यहाँ इशू ये था कि अपनी इस डॉलर हेजेमनी के जरिए यूएसए ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश की। इसके अलावा इस प्रॉब्लम का एक डीप इकोनॉमिक एंगल भी है। आज की डेट में स्विफ्ट हर दिन 30 मिलियन ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट करता है और हर एक ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेशनल बैंक्स 25 से $65 तक ट्रांजैक्शन फी चार्ज करते हैं। ऐसे में अगर यूपीआई को ग्लोबल लेवल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको और एडवांस किया जाए तो आने वाले समय में वो स्विफ्ट को भी रिप्लेस कर सकता है। स्विफ्ट के मुकाबले यूपीआई के ट्रांजैक्शंस फास्टर, यूजर फ्रेंडली और जीरो फी चार्ज करते हैं। यानी इंडिया का यूपीआई अपने साथ साथ पूरे विश्व की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का पोटेंशियल रखता है। तो सब अगर बात इंडिया की ग्लोबल लीडरशिप की हो और उसमें चाइना नाम का चैलेंज ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको बता दें कि चाइना के यूनियन पे की जर्नी भी कुछ कम थ्रिलिंग नहीं रही है। अब चूंकि चाइना अपने यहाँ वीजा और मास्टरकार्ड जैसे यूएस बेस्ड जायंट्स को अलाउ नहीं करता था, तो उसको अपने खुद के फुल प्रूफ फाइनेंशियल मैकेनिज्म की जरूरत थी। को एक नेशनल बैंक कार्ड कंपनी की तरह लॉन्च किया। यानी ये मर्चेंट्स और चाइनीज बैंक्स के बीच एक इंटरमीडियरी का काम करने लगा। यूनियन पे का एक्सपेंशन भी कुछ इस तरह हुआ कि 2010 में उसने 2.3 बिलियन कार्ड पेमेंट्स के साथ ग्लोबल मार्केट शेयर में मास्टरकार्ड, वीजा और अमेरिकन एक्सप्रेस को भी ओवरटेक कर लिया। हाल ही में जब वेस्टर्न सैंक्शंस के बाद वीजा और मास्टरकार्ड ने रशिया में ऑपरेट करना बंद कर दिया, तब इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए चाइना ने रशिया में अपने यूनियन पे को खूब प्रमोट किया। चौंकने वाली बात तो ये है कि 2022 में यूनियन पे 180 कंट्रीज में पहुंच चुका है, लेकिन इसके बावजूद चाइना दुनिया को वो बेनिफिट ऑफर नहीं कर सकता है जो इंडिया का पोटेंशियल है। कार्ड इकोसिस्टम के कंपैरिजन यूपीआई के कई बेनिफिट्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ एक दूसरा मेजर इशू है ट्रस्ट का। चाइना की ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट, उसकी वर्ल्ड वाइड डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, बॉर्डरिंग टेरिटरीज के साथ एग्रेशन और पैंडेमिक के ओरिजिन जैसे क्लेम्स की वजह से दुनिया चाइना को सस्पिशन की नजर से देखती है। दूसरी तरफ एक रिस्पॉन्सिबल और स्ट्रॉन्ग इंडिया की इमेज उसको यूएसए डोमिनेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का एक ऑल्टरनेटिव बिल्ड करने के लिए क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करती है। इस स्ट्रॉन्ग पेमेंट मॉडल की ह्यूज डोमेस्टिक सक्सेस ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को इसको रेप्लिकेट करने के लिए पुश करेगी, जिससे अगेन इंडिया का ग्लोबल स्टेचर आसमान छुएगा। तो अगर ये मॉडल पूरी तरह इंटरनेशनलाइज हो जाता है तो इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट पर बहुत जल्द पहुंच जाएगा।
इसके जरिए आप एक ऐसा फ्यूचर इमेजिन कर सकते हैं जहां हमें दुनिया के किसी भी कोने में अपनी करेंसी को वहां की लोकल करेंसी या डॉलर में कन्वर्ट नहीं करनी पड़ेगी। यानी इस रिवॉल्यूशन के बाद हम फिर कह सकेंगे कि पूरी दुनिया में आज फिर एक बार भारत का सिक्का चलता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी यूपीआई की। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि अमेरिकन कंपनीज क्यों चाहती है कि यूपीआई अमेरिका में लॉन्च ना हो और कैसे यूएसए के हेजेमनी